गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले अपन ने यूनिट नंबर 4 में मैक्सवेल का इक्वेशन देखा था, राइट। तो अभी बहुत अच्छे से क्लियर है आपको। फिर सेकंड लेक्चर में अपन ने बाउंड्री कंडीशन देखा था, जिसके अंदर पहली बाउंड्री कंडीशन फॉर रेक्टेंगुलर रीजन अपन ने प्रूव किया था 81 इक्वल्स टू 82। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन ने ये भी बाउंड्री कंडीशन निकाली थी जो आई थी dn1 इक्वल्स टू dn2, और एक प्रॉब्लम भी अपन ने सॉल्व कर लिया था। अब एक ऐसा ही सिमिलर प्रॉब्लम है, तो जो अभी अपन ये लेक्चर में सॉल्व करते हैं। तो चलो, एक प्रॉब्लम हो गया। नाउ दिस इज प्रॉब्लम नंबर सेकंड। हाँ, व्हाट इज गिवन टू यू, लेट अस रीड इट केयरफुली। क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कौन? डी इज इंसिडेंट एट अ बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम with permittivity epsilon 1 and epsilon 2 at an angle of incidence theta 1। तो एक चलो एक बाउंड्री निकाल लेते हैं, सेम डायग्राम अगेन, राइट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर बोला है उसने। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर इज इंसिडेंट, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी यानी आप समझ सकते हो क्या होता है, इट इज d1। तो ये हो गया d1। बोलिए, समझे क्या सब लोग? और इट इज अ वेक्टर, सो यू कैन राइट d1 बार। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया उसने? थीटा 1 दिया है, सो थीटा 1। बोलिए, समझे क्या? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो d1 बार है, या d1 जिसका मैग्नीट्यूड d1 है, उसको अगर अपन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो इसका रिजोल्यूशन एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, है ना। लेकिन ऐसा ना निकालते हुए अपन इसको ऐसा निकाल रहे यहाँ से, तो ये हो जाएगा। इसके लिए अपोजिट साइड है, तो ये कौन हो गया? साइन। तो साइन हो गया, तो ये हो गया फिर d1 साइन थीटा 1। तो और ये नीचे जाने वाला एक हो गया कौन? d1 कॉस थीटा 1। बोलिए, समझे क्या रिजोल्यूशन? हेलो, क्लियर हो गया ना रिजोल्यूशन? हम्म, आगे बढ़ते हैं। अब ये रे इंसिडेंट होने के एट एन एंगल ऑफ थीटा 1 एंड वेक्टर इज रिफ्रैक्टेड इन सेकंड मीडियम विद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा 2। अब ये दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो ये हो गया सपोज उसका रिफ्रैक्टेड वेव। ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव विथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिया है? थीटा 2। तो ये हो गया एंगल कौन? थीटा 2, और ये रिफ्रैक्ट हो गया दूसरे मीडियम में। इसको नाम देते हैं अपन, लेट इट बी d2 बार वेक्टर। अब इसका भी रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। इसका रिजोल्यूशन ऐसा आएगा ना, समझ रहे क्या? ऐसे ही आएगा। हेलो, समझ रहे ना? तो अब इसको ऐसा ना करते हुए यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ऐसा नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे भी किया तो चलता। और एक आएगा ऐसा। थीटा 2 के लिए ये एडजेसेंट साइड होगी, तो यानी कौन हो गया? कॉस हो गया ना, है ना। कॉस हो गया, तो ये हो गया अपने लिए d2 कॉस थीटा 2, और ये हो गया d2 साइन थीटा 2। होप यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए। क्लियर है फिर? यस। तो डायग्राम इज वेरी वेल क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं। अब बाउंड्री कंडीशन यूज करो डायरेक्टली। सो देयरफॉर बाय बाउंड्री कंडीशन, बाय बाउंड्री कंडीशन, सो वन ऑफ द बाउंड्री कंडीशन अपने पास इन टर्म्स ऑफ डी कौन सी है? dn1 इक्वल्स टू dn2। अरे ये है ना अपने पास। हेलो, समझ गए क्या? नाउ व्हाट इज हियर नॉर्मल कंपोनेंट? नॉर्मल कंपोनेंट इज d1 cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा कौन? d2 cos थीटा 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। बोलिए, सब लोग समझे यहाँ तक? अभी सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाओ। अल्सो दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है सुजल? सर 81 इक्वल्स टू 82। हाँ, 81 इक्वल्स टू 82। ये दोनों भी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना, दोनों भी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है ये। 81 इक्वल्स टू 82। नाउ वी नो दैट। अभी शो दैट देखो तो जरा, शो दैट में ऐसा है ना, शो दैट में आपको d1 d2 दिखाई दे रहा है, इप्सिलॉन दिखाई दे रहा है, कहीं पे ई दिखाई दे रहा है कि ई? बिल्कुल नहीं, ई नहीं है, डी है, डी सिर्फ। तो इसलिए ये जो ई है इसको डी में कन्वर्ट करो, डी और इप्सिलॉन में। तो आपको पता है डी इज इक्वल टू इप्सिलॉन ई रहता है। तो व्हाट डू मीन बाय ई नाउ? ई का मतलब हो जाएगा कौन? डी अपॉन इप्सिलॉन। समझ गए क्या?
तो कैन आई राइट दिस Et1 एज dt1 अपॉन, कैन आई राइट इट एज dt1 अपॉन इप्सिलॉन वन, ऐसा लिख सकते हैं। और Et2 को लिख सकते हैं फिर dt2 अपॉन इप्सिलॉन टू। होप समझ गए आप लोग, क्लियर हो गए ना सब लोग, है ना? सो देयर फोर कैन आई राइट नाउ, यहाँ तक क्लियर हो गए ना सब लोग? हाँ, अब dt1 की वैल्यू कितनी है? dt1, व्हाट इज dt1? टेंजेंशियल कंपोनेंट वन के लिए d1 sin थीटा वन। सो हियर इट इज d1 sin थीटा वन अपॉन इप्सिलॉन वन इक्वल्स टू, ये हो गया कौन, d2 sin थीटा टू अपॉन इप्सिलॉन टू। होप समझ गए। एंड देयर फोर नाउ कैन आई राइट इप्सिलॉन टू अपॉन इप्सिलॉन वन, है ना, इनटू d1 sin थीटा वन इक्वल्स टू d2 sin थीटा टू। इसको देते इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ गए आप लोग फिर? क्लियर है ना? ये रहने दो लगे तो यहाँ पे, इसको सिंस करके लिख लेते हैं। हाँ, समझ गया ना? हाँ, अभी आपको अगर ये चाहिए शो दैट में डी टू इक्वल्स टू, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन वन और टू को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करता हूँ। सो इफ आई एम डूइंग स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर वन प्लस टू, ऐसा अगर करते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो बोलो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एल एच एस, देखो d1 स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा वन एंड प्लस इधर का एल एच एस, इसका स्क्वेयरिंग करो, इप्सिलॉन टू अपॉन इप्सिलॉन वन का स्क्वेयर इंटू d1 स्क्वेयर इंटू कौन, साइन स्क्वेयर थीटा वन इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड इज d2 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा टू प्लस d2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा टू। समझ गए सब लोग, है ना? सो देयर फोर, अब यहां से d2 स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, d2 स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, अंदर कितना आ रहा है, कॉस स्क्वेयर थीटा टू प्लस साइन स्क्वेयर थीटा टू। कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर कितना होता है? अरे वन होता है ना। वाह। So therefore we can write d2 square is equals to, इतना, राइट। और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं, है ना, तो मिल गया फिर शो दैट अपने को जो चाहिए था। एंड सो therefore taking square root on both sides, therefore we are getting here d2 is equals to, अभी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ d1 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस इप्सिलॉन टू अपॉन इप्सिलॉन वन होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू d1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा वन। समझ गए फिर? देखो इतना ही है ना। हाँ, d1 कॉमन लिया है, वी कैन टेक d1 कॉमन, तो d1 स्क्वायर कॉमन लेके, सो देयरफॉर d2 आपको मिल गया फिर, d2 इक्वल्स टू d1 स्क्वायर रूट के बाहर आया तो d1 इंटू, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस इप्सिलॉन टू अपॉन इप्सिलॉन वन का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा वन।
समझ गए फिर? इन दिस वे अपने को ये भी प्रूफ मिल गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ गए सब लोग? है ना? क्लियर हो गए फिर? चलो, तो ये दो क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। राइट, मिल गए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन लिख के रखा मैंने, यानी टाइम बचता है अपना। चलो बोलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या दिया है? गिवन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी बार दिया आपको। सॉल्यूशन हुई है। बी बार आपको दिया है, बी बार इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻⁴ इंटू कॉस ऑफ। मैं इतना धीरे धीरे पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, मेरे साथ साथ में आपके रजिस्टर में वगैरह भी लिखना चाहिए, ताकि कैसा है कि आपकी हैंड रिटन प्रैक्टिस तभी के तभी हो जाती है। अगर आप सिर्फ देखते होंगे तो सही बात है, लेकिन कैसा है कि अगर आप साथ साथ में लिखते भी होंगे ना, क्योंकि टीचिंग बहुत ही स्लो है ना, एकदम मस्त धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है और लिखना भी हो जाता है। हाँ, अगर आपको नहीं होता है साथ में, तो फिर बाद में टाइम निकाल के बाद में लिखो, नो प्रॉब्लम। बट अगर इफ यू गाइज आर कैपेबल इनफ टू डू इट साइमल्टेनियसली, तो कर लिया करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है फिर बाद में आपको। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो कॉस ऑफ 10⁻⁻16 इंटू साइन ऑफ 0.01 x इंटू एजेड कैप। लेकिन आप लोगों ने रजिस्टर में लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग बोलते होंगे कि सर हम आ, कर लेंगे या समझ गया बाद में देखेंगे, सिर्फ नोट्स पर, ऐसा नहीं है। हैंड रिटन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है आपके यहाँ। तो मैं बार बार आपको अवेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज सुन लिया करो। आपको निकालना क्या है, बी बार दिया, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस डिफाइंड बाय, फ्लक्स निकालना है आपको, फ्लक्स। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स एंड बी बार? फाई एंड बी का रिलेशनशिप कोई बोल सकता है? बहुत ही इजी है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। फ्लक्स एंड, कोई बोल सकता है? हाँ, यस, एनीवन? अरे कितना आसान है। वी नो दैट बी इज इक्वल्स टू कितना रहता है, d∅/ds रहता है ना? अरे रहता है कि नहीं रहता है? अरे रहता है ना? तो फिर देयर फोर डी फाइव इज इक्वल्स टू बी इंटू डी एस हो गया ना? एंड देयर फोर वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, देयर फोर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव इज फाइव एंड इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा बी बार इंटू डी एस बार। कितना आसान है ये, और दी क्लोज सरफेस रहता है, ठीक है? समझे क्या? आगे बढ़ते हैं। बी बार आपको दिया है और जेड इक्वल्स टू जीरो प्लेन दिया है, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस डिफाइंड बाय जेड इक्वल्स टू जीरो, एक्स के लिमिट्स और वाई के लिमिट्स भी दिया है, और टाइम भी दिया है, टी इज इक्वल्स टू 1 माइक्रो सेकेंड। एक्स और वाई के लिमिट दिया है, जेड प्लेन है, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल, एक्स के लिमिट्स आपको दिए 0 to 20, और वाई के लिमिट्स दिए आपको 0 to 3। नाउ व्हाट इज बी बार गिवन टू यू? बी बार इज दिस, तो ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ। बी बार इंटू डी एस बार, डी एस बार यानी क्या हो जाएगा, अब एक्स वाई प्लेन है तो एन कैप क्या हो जाएगा, एन कैप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन कैप? दिस इज नथिंग बट ओवर द क्लोज सरफेस एस बी बार डॉट डी एस बार यानी एन कैप इंटू डी एस, बराबर है? तो एन कैप कितना हो जाएगा? हेलो, एक्स वाई प्लेन है तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन? अरे एक्स वाई प्लेन है तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन?
एक्स ए वाई, हाँ, कौन सा? एक्स ए वाई, अरे नॉर्मल कंपोनेंट आई एम आस्किंग। एजेड हाँ, ए जेड एजेड ए जेड। कैप जो भी तय करे। डीएस कितना है? डीएक्स इंटू डी वाई, राइट। तो एजेड कैप कितना हो गया? 1 हो गया। सो इंटीग्रल एक्स के लिमिट्स है 0 to 20 एंड इंटीग्रल वाई के लिमिट्स है 0 to 3। 2 × 10⁻⁻⁴। अभी आपको टी की वैल्यू दी है। टी कितना दिया है? 1 माइक्रो सेकंड दिया है ना। टी दिया है ना 1 माइक्रो सेकंड। तो ये सब्सटीट्यूट करो और मुझे बोलो। 10⁻⁶ इंटू 1 माइक्रो सेकंड यानी 1 × 10⁻⁻⁶। समझे क्या? ये तो कैंसिल ही हो गया ना फिर। cos 1, तो कैलसी पे cos 1 सब्सटीट्यूट करो और बोलिए। इंटू साइन ऑफ 0.01x। एजेड कैप 1 हो गया। पहले dy बाद में dx। तो बोलो तो कितना आता है? cos दिस ये कितना आता है? या पूरा ही कर लो। 2 × 10⁻⁻⁴ इंटू कॉस ऑफ ब्रैकेट में 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶ यानी cos 1 ही हो गया ना। एनीथिंग रेस टू 0 1। ये पूरा कैलकुलेशन करो। इतना कितना आ रहा है बोलिए। 1.99 into 10⁻⁻⁴. 1.99 म्हणजे टूज घेऊंगे ना। 2 × 10⁻⁻⁴ तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही? सर टोटल तेवढा येत आहे. टोटल तेवढा येतं म्हणजे हे आलं ना, म्हणजे याची व्हॅल्यू 1 झाली ना। मेरे पास कैलसीज नहीं है अभी, आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर विश्वास रखता हूं मैं। तो ये हो गया कैलकुलेशन। सो व्हाट इज रिमेनिंग? इंटीग्रल x इज इक्वल्स टू 0 to 20 एंड इंटीग्रल y इज इक्वल्स टू 0 to 3 साइन ऑफ 0.01x इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है आपने जो किया वो। हे कॅल्क्युलेशन बरोबर करा। 1.9 into 10⁻⁴. आणि रेडियन मध्ये केलं तर किती येईल? हॅलो, सर रेडियन मध्ये केलं तर 1.08 into 10⁻⁻⁴. 1.08। हो सर तेवढं. हा सर cos 1 ची व्हॅल्यू सर डिग्री मध्ये केली तर 0.99 येत आहे. अच्छा, आणि रेडियन मध्ये? रेडियन मध्ये केला तर टोटल आन्सर 1.08 येत आहे. आणि रेडियन मध्ये समजा आपण cos 1 ची व्हॅल्यू काढली तर 0.54 येत आहे. अच्छा, हम्म, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो फिर, रहने दो फिर इतना। 2 × 10⁻⁴ इंटीग्रल एक्स चे लिमिट्स आहे 0 to 20 आणि साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस 0.01x अपॉन 0.01। दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 to 3 into dx। 2 × 10⁻⁴ माइनस साइन बाहेर ले लेते हैं। अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट, तर 3 पुट केला तर तो येईल कॉस ऑफ हा 0.01 पण बाहेर घेऊन घ्या। कॉस ऑफ 0.03 ना, माइनस लोअर लिमिट कॉस 01 एंड dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम लिमिट 0 to 20, राइट। सो इक्वल्स टू नाउ -2 × 10⁻⁻⁴ अपॉन 0.01
इंटू कॉस ऑफ 0.03 माइनस 1 इंटू कॉन 20। कैलकुलेट करो पूरा आंसर कितना आता बोलो। सो देयर फोर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स फाई, बराबर करो। यस सर -0.395 किती? -0.395। 395, बस एवढंच आहे? हा सर, 10 to the power मध्ये नाही आलं बाकी आहे. तर एकदा ये पूरा, चेक करून पहा. ये पूरा? हा सर. सर हाँ 5.48 into 10⁻⁻8। सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं यार। सर 5.48 इंटू 10⁻⁻8च येत आहे. बरं सांगा. 5.48 48 इंटू 10⁻⁻8 माइनस -8 -8 की -4? 8 वेबर एवढं येते. ठीक है फिर, आप समझ गए फिर? चलो आगे बढ़ते फिर। अभी आपको क्या निकालना है? सेकंड, also find integral e bar dot dl bar around the perimeter of surface specified by t is equals to again 1 microsecond. तो कैसा करोगे? तो मॅक्सवेलचा इक्वेशन माहिती आहे ना आपल्याला? मैक्सवेल इक्वेशन, ये क्या? तो ई बार डीएल बार की वैल्यू इतनी रहती है ना, ये वाला. So I'm writing here we have ये पता है ना? हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग फिर बोलिए. यही तो निकालना है ना. बी बार भी पता है अपने को. सो इक्वल्स टू नाउ माइनस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस डेल डेल टी ऑफ, नाउ व्हाट इज बी बार? ये है बी बार. सो दिस इज बी बार. समझ गए? इंटू डी एस बार. डी एस बार एन कैप कितना हो जाएगा? ए जेड कैप इंटू वंस अगेन डी एक्स इंटू डी वाई. यू कैन राइट. समझ गए? ये और दी सरफेस है तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन आने वाला है, तो वो लिखेंगे अपन, नो प्रॉब्लम. चलो बोलिए, तो लगे तो अभी लिख लो, चलेगा. डबल इंटीग्रल, एक एक्स के लिमिट्स दिए आपको शायद 0 to 20 और वाई के लिमिट्स कितने दिए? 0 to 3. सो इक्वल्स टू नाउ माइनस 2 × 10⁻⁻4 तो बाहर आ गया. इंटीग्रल एक्स के लिमिट्स है 0 to 20, y के लिमिट्स है 0 to 3. अभी आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो cos का डेरिवेटिव कितना आता है? -sin 10⁻⁶t, और अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव आएगा 10⁻⁶ इंटू साइन ऑफ 0.01x az कैप 1 हो गया इंटू डी वाई इंटू डी एक्स. बोलिए समझ गए क्या सब लोग? हेलो, क्लियर हो गया ना? अरे क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर. तो अभी ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा. सो 2 × 10⁻⁻4 और यहाँ पे 10⁻⁶,
तो ये हो गया 10⁻², सिंपली, राइट। और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, साइन ऑफ 10⁻6 इंटू टी, ये बाहर ले लेते हैं। तो इंटीग्रल x के लिमिट्स है 0 to 20 एंड इंटीग्रल y के लिमिट्स है 0 to 3 साइन ऑफ 0.01x इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। चलो अभी इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सो इक्वल्स टू नाउ 2 इंटू 10² इंटू साइन ऑफ 10⁻60। चलो अभी सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं अपन विथ रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रल x के लिमिट्स है 0 to 20, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो साइन 0.01x, तो कांस्टेंट बाहर dy का y फ्रॉम लिमिट 0 to 3 इंटू डी एक्स। तो 3 माइनस 0 यानी 3 होगा, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इंटू 10⁻2 इंटू साइन ऑफ 10⁻6 t इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 0.01x अपॉन 0.01 and this is from limit 0 to 20. So equals to now 6 into 10², ये माइनस साइन बाहर ले लो, और इंटू साइन ऑफ 10⁻6 और 1 माइक्रोसेकंड दिया तो 10⁻⁻6 हो गया, राइट। पहले वाले कैलकुलेशन आप लोगों ने रेडियन में किए थे ना, तो रेडियन में किए होंगे तो रेडियन में लिखो, डिग्री में किए होंगे तो डिग्री में लिखो, अपॉन ये 0 पॉइंट वहां पे लिखना है ऐसा कि भाई इसमें किए कैलकुलेशन करके। अपर लिमिट ये बाहर ले लिया मैंने, माइनस भी बाहर ले लिया, तो अभी अगर अपर लिमिट पुट करते तो कॉस ऑफ 0.01 इंटू 20, 0.01 इंटू 20 माइनस कॉस 0 कितना होता है 1। पूरा कैलकुलेशन करो बराबर एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी ई बार डॉट डीएल बार, कितना आता है बोलिए। हाँ यस, टेल मी नाउ कितना आ रहा। 6.379 into 10 to the power minus 3. 6.37, Yes. 6.37 9. 9 into 10 to the Into- power minus 3. माइनस 3, Yes. इतना आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, फिर हो गया। तो होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। कोणा लगे प्रॉब्लम है क्या, समझ गए ना सब लोग, क्लियर है ना। अब इसके जैसे एक क्वेश्चन है ये मैं आपको दे देता हूँ, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, कहीं चेंज नहीं है, सिर्फ बी बार और इंटीग्रेटिंग लिमिट में चेंज है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है, उतनी प्रैक्टिस होती है आपकी। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3, है ना। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये एक क्वेश्चन आपने ट्राई करना, राइट, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज करके दिया है सर। ठीक है, फिर समझ गए ना। तो चलो ये लेक्चर में अभी अपन यहीं पे रुकते हैं। अब जो अपन ने मैक्सवेल का टाइम वेरिंग फील्ड का जो इक्वेशन बनाया, राइट, तो उसके फॉर्मूले के ऊपर ये भी प्रॉब्लम की है और कुछ प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है। तो वो जो आगे के प्रॉब्लम है वो देखते हैं अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में।